तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 85 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है। 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप के रास्ते नौकायान करने वाला पहला यूरोपीय कौन था। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन एग्जाम में देखो आया हुआ है, आईबी में 2012 में पूछा हुआ था। सवाल है कि 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप के आसपास नौकायान करके भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। वैसे ये आदमी भारत नहीं आ पाया था, बट केप ऑफ गुड होप का खोज कर लिया था। केप ऑफ गुड होप है क्या, तो ये आपका अफ्रीका का जो साउथर्न पॉइंट है, मतलब दक्षिण अफ्रीका, वहां पे स्थित एक पॉइंट है। और उसके वजह से क्या हुआ था कि भारत के रास्ते की खोज हो रही थी। जैसे आप बचपन से क्वेश्चन सुनते आए होंगे कि भारत की खोज किसने की। ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है। भारत की खोज, भारत कोई सामान नहीं था कि खो जाता। भारत जहां आज है वहां उस समय भी था, बट हाँ, यूरोपीय कंट्री को भारत के लिए अलग रास्ते की खोज की जरूरत पड़ी थी। वो लोग स्थल एरिया से नहीं आ पा रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, और इसलिए वो एक समुद्री रास्ता का खोज कर रहे थे कि हम लोग उस एरिया को बाईपास करते हुए, समुद्री रास्ते होते हुए कहां से कहां पहुंच जाए, तो यूरोप से एशिया, और एशिया बोले तो भारत पहुंच जाए। तो चलो देखो शुरुआत कैसे हुआ। यहाँ पे देखना, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1488, तो क्या 1488 से पहले भारत का कभी यूरोप के साथ व्यापार नहीं हुआ था, तो ये बहुत गलत है। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हो तो आपको पता होगा कि भारत का यूनानियों के साथ जो है बहुत पहले समय से व्यापारिक रिश्ता था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, है ना, वो आपका सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम से बहुत सारा सामान मंगवाया था। तो व्यापार पहले से था, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे इशू आए थे जिस वजह से जो आपका यूरोप और जो आपका एशिया में देख लो पूरा भारत, यहाँ पे जो इनका व्यापार करने का जो मार्ग था ना, ये अवरुद्ध हो गया था। कैसे हो गया था, तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया नामक क्षेत्र पर, इसी के आसपास होकर के व्यापार होता था भारत और यूरोपीय कंट्री के बीच। और 1453 ईस्वी के आसपास कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया। और उस्मानिया सल्तनत का अधिकार होने के बाद क्या हुआ, उस्मानिया में मेनली आपका मुस्लिम आता था, अरबी आता था, तुर्की आता था। तो अधिकार होने के बाद क्या हुआ कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। और इसीलिए यूरोप वासी चाहते थे कि इस जगह को छोड़ करके किसी भी तरह हम लोग दूसरे रास्ते से भारत के रास्ते की खोज कर लें। और यही समुद्री मार्ग का खोज हो रहा था। और ये आपका किधर से किधर आ रहा था, तो अटलांटिक ओशियन से होते हुए किधर की ओर, तो भारत की ओर। यहाँ पे आप मैप देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये रहा आपका, देखो साउथ, ये हुआ आपका अफ्रीका, ठीक है। और ये देखो, ये बॉर्डर आपको दिख पा रहा है कहाँ का, तो अपने प्यारे भारत का। ये हो गया आपका श्रीलंका। और यहाँ पर देख लो आपका ये हो गया पुर्तगाल वगैरह। और पुर्तगाल, ये देखो यूरोप यहाँ पर डिनोट भी किया हुआ है। तो ये लोग क्या कर रहे थे ना, इधर से आकर के, ये देखो इस टाइप से ये लोग क्या कर रहे थे, तो भारत के रास्ते की खोज किए थे। और आप देख लो कि कितना लंबा एरिया, ये देखो, ये जो है आपका केप ऑफ गुड होप, कितना लंबा एरिया है जो यूरोप को भारत से जोड़ रहा था। तो चलो बात करते हैं कि केप ऑफ गुड होप क्या था। तो बात चल रहा था यूरोप का, और यूरोप में टाइम चल रहा था पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण मतलब कि कुछ अलग अब होने लगा था, राष्ट्रीय चेतना लोगों में जागने लगा था। पुनर्जागरण का टाइम चल रहा था, वहां पे बहुत ज्यादा मशीन का निर्माण हो रहा था, और यूरोप वासियों को बहुत सारा कच्चा सामान चाहिए था ताकि वो उससे एक नया सामान का इस्टेब्लिश कर सके। और इसीलिए ये लोग बहुत सारे कंट्री का खोज कर रहे थे, बहुत सारे लैंड्स का खोज कर रहे थे। और इसी बीच ये भारत और पूर्वी देश में, बहुत सारे पूर्वी देश में अपना धाक जमाना शुरुआत किए थे व्यापार के लिए। तो ये रास्ते की खोज की शुरुआत मेनली दो देशों में शुरुआत किया था। कौन कौन सा, तो एक हो जाएगा आपका पुर्तगाल और एक हो जाएगा आपका स्पेन। और आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल और स्पेन ही पहली बार समुद्री मार्ग का खोज का शुरुआत किया, क्योंकि जहाज का निर्माण किया। और इसी बीच 1492 में, 1492 ईस्वी में एक आदमी निकला जिसका नाम था कोलंबस। ये भारत के रास्ते की खोज के लिए निकला था। लेकिन हुआ क्या कि ये रास्ता भटक करके इधर की ओर चले आया, और उसको लगा कि वो भारत पहुंच गया, और शोर मचाया कि वो भारत पहुंच गया। और आपको पता होना चाहिए कि इसीलिए जिस जगह को वो भारत बोल रहा था ना, उसको वहां पे आज के टाइम में वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। वैसे अगर फाइनल रूप से देखें तो कोलंबस को कहा जाता है कि इसने अमेरिका की खोज की थी, मतलब अमेरिका के रास्ते की खोज की थी। तो 1492 वाला तो ये हो गया। उसके बाद फिर आइएगा 1487-88 में
एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमो डियाज। ध्यान से सुनना, क्या नाम था? बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज नामक जो व्यक्ति था, ये क्या किया? ये केप ऑफ गुड होप का खोज किया। इसका मतलब क्या कि इधर से जब ये आ रहा था तो ये देखिएगा इधर से आते हुए ये लोग दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में आ गया और इसी को नाम दिया केप ऑफ गुड होप। आशा अंतरिप या तूफानी अंतरिप भी इसको कहा जाता है। क्या नाम दिया था? केप ऑफ गुड होप। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर से इन लोग को होप दिखने लगा, यहाँ से इन लोग को आशा दिखने लगा कि ये लोग अब भारत पहुंच सकते हैं। लेकिन ये वापस ये भारत नहीं आया। कौन नहीं आया था? तो ये बार्थोलोमो डियाज। ठीक है, बार्थोलोमो डियाज हम यहाँ पे लिखे, देख लीजिएगा, वहां पे ट नहीं होगा। ये आया नहीं, ये वापस चला गया। और उसके बाद फिर आपका 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप के माध्यम से ही, उसी रास्ते से ही, कब? तो 20 मई 1498 ईस्वी को कहाँ आया? तो अपने भारत आया। और किस लिए आया था? व्यापार करने के लिए आया था। और इसी से यह दौर शुरू हो गया कि बहुत सारे यूरोपीय कंपनियां अब स्थल मार्ग को छोड़ करके समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, पुर्तगाली, हम लोग इसका फॉर्म पढ़ते हैं ना हमेशा, ये देखो PDEF, PDF है ना, ऐसे आप बोलना। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और आपका स्वीडन, ये सारे लोग आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, जो भारत को पूरी तरीके से कमजोर करने का प्रयास भी किए थे। अब यहाँ पे देखो एक सवाल और बनता है कि जो आपका वास्को डिगामा जो आया था, ठीक है, वास्को डिगामा जो आया था, ये भारत कितनी बार आया था? ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वास्को डिगामा भारत 3 बार आया, 1498 में, 1502 में और फिर आपका 1524 में। और अंततः 24 दिसंबर 1524 को इसकी मृत्यु भारत में ही हो गई। 24 दिसंबर 1524 को इसकी मृत्यु कहाँ हो गई? केरला में हो गई। किस लिए आया था? मसाला के व्यापार के लिए आया था और फिर लगातार करते रहा। एक क्वेश्चन और भी आता है कि जब वास्को डिगामा भारत आया तो इसका जो क्या कहते हैं इसको, स्वागत, हाँ, इसका वेलकम कौन किया था? तो केरल का एक शासक था जिसका नाम था जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। कहाँ पे किया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। इतना फैक्ट आप याद रखना। जैसे देखो, कोलंबस के बारे में देखें तो अमेरिका के रास्ते की खोज की। वही एक नाम और आता है ओबिल तस्मान। ये कहाँ का खोज किया था? तो ये खोज किया था ऑस्ट्रेलिया का और आपका न्यूजीलैंड का। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिएगा। रबी की फसल ... तक बोई जाती है। कल वाले सेशन में या परसों वाले सेशन में हम लोग खरीफ का फसल देखे थे, वही रबी का देखिएगा कि बोया कब जाता है। बोया ये हो जाएगा आपका, देखो खरीफ वाला हम लोग देखे थे ना कि ये आपके बरसात के मौसम में बोया जाता है और फिर आपका ठंड तक आते आते क्या होता है, तो ये आपका काट लिया जाता है। ये कब बोया जाएगा? तो ये आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है। रबी का फसल जो है ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और काटा कब जाएगा? तो जून और जुलाई के बीच इस फसल को काट लिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन आ जाएगा? जैसे गेहूं आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, जौ आएगा, मटर आएगा, चना आएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चना, ये सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम लोग देख लेंगे जायद का और नकदी का। तो इस तरीके से हमारा 4 फसल आपका कंप्लीट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा, डी हो जाएगा। 3 में आइएगा, एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की जाएगी? और देख लो, अभी की जाएगी, अभी किया नहीं गया है, अगस्त में होगा। और किसका होगा? तो दिनेश कुमार खारा के स्थान पर किनका होगा? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अब नाम बहुत अजीब है, चूंकि साउथ का नाम है तो ऐसा रहेगा ही, आप शेट्टी करके नाम याद रखिएगा, श्रीनिवासु शेट्टी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज होगा, रिसेंट में पूछने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा। दिनेश कुमार खारा, इनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा और बहुत अच्छा रहा। देश एसबीआई इनके नेतृत्व में बहुत ज्यादा चर्चा भी रहा था। बात करें एसबीआई के बारे में तो भारत के पब्लिक सेक्टर में ये सबसे बड़ा बैंक है। पब्लिक सेक्टर मतलब कह लो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ये सबसे बड़ा बैंक गिना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो देखो बड़ा लंबा कहानी है इसके पीछे। कैसे लंबा कहानी है तो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि पहले 3 बैंक था। कौन कौन सा था? तो देखिएगा, बैंक ऑफ बंगाल कह लो, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, दूसरा देखो बैंक ऑफ मद्रास, और तीसरा देखो बैंक ऑफ
बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, इन तीनों को क्या किया गया, मर्ज किया गया। और इन तीनों को मर्ज किया गया, कब किया गया, 1921 में। 1921 में तीनों को मर्ज करके क्या बनाया गया, तो इंपीरियल बैंक बनाया गया। कौन सा, इंपीरियल बैंक, थोड़ा हर सही दीर्घ देख लेना, इंपीरियल बैंक बनाया गया। और आगे जाके कब, तो देखिएगा 1 जुलाई 1955 को, आगे जाकर के 1 जुलाई 1955 को क्या किया गया, इसी बैंक को क्या नाम दे दिया गया, तो इसी को नाम दे दिया गया एसबीआई, एसबीआई का। ठीक है, अगर देखें एसबीआई का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, तो ये है आपका मुंबई में। एसबीआई का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, तो ये है आपका मुंबई में। और अगर देखें इसका शाखा, इसमें लगभग कितना शाखा है, तो भारत में लगभग इसका 22,000 प्लस शाखा है, एसबीआई का 22,000 प्लस शाखा है। अदर कंट्री में देखें तो लगभग 36 देशों में इसके अलग अलग शाखाएं हैं। और अगर बाहर में देखें तो 250 प्लस शाखा इसका विदेश में भी है, मतलब देश के बाहर भी है। अभी यहाँ पे चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, दिनेश कुमार खाड़ा के स्थान पे कौन आ रहा है, तो आप करे हैं श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक ना, अगर क्या देखें, क्या इसमें कभी कोई महिला अध्यक्ष रही हैं, तो जी हाँ रही हैं। और कौन रही हैं, अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य इसकी अध्यक्ष रही हैं। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने भगवत गीता पर पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है, तो ये किया है आपका इग्नू। ठीक है, कौन सा कॉलेज, इग्नू, जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको कहा जाता है आपका इग्नू, इग्नू। ठीक है, यहाँ पे हुआ है कि अब यहाँ पे भागवत गीता का प्रॉपर पाठ पढ़ाया जाएगा, वहां पे भी उसका पाठ्यक्रम भी रहेगा सिलेबस में। बात करें भगवत गीता के बारे में, तो भगवत गीता की रचना किसने की है, तो आपको पता होना चाहिए कि भगवत गीता जो है ना महाभारत का ही एक पार्ट है, महाभारत का ही एक पार्ट है। और महाभारत की रचना किसने की है, तो महाभारत की रचना की है महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। तो इस तरीके से गीता का भी क्या हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। और अगर बात करें गीता, तो गीता में जो है आपका कितना चैप्टर है, तो 18 अध्याय है, जिसको 18 पर्व भी कहा जाता है। और अगर श्लोक देखें कि श्लोक कितने हैं, तो श्लोक हो जाएगा आपका लगभग 700 श्लोक हो जाएगा किसमें, तो ये हो जाएगा आपका गीता में। और ये जो आपका भगवत गीता है, इसमें मेनली चर्चा किसका किया गया है, तो कहा जाता है ना कि जब अर्जुन को जब युद्ध लड़ना था, और युद्ध लड़ने के दरमियान उनके सामने जो भी था वो सारा उनका अपना था, सारा उनका परिवार था, सारे उनके टीचर्स थे, सारे उनके भाई लोग थे। और उन्हीं से जब उनको युद्ध करना था, जब वो कर नहीं पा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए उनको बहुत सारे सजेशन दिए। और उन्हीं सजेशन का कंपाइलेशन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भगवत गीता। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। रिसेंट में प्लेन क्रैश होने के बाद ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, इनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, पता नहीं चल पाया कुछ भी, और प्लेन क्रैश में ही इनकी मृत्यु हुई थी। कैसे हुआ, बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था ईरान कि आखिर कैसे अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल वहां पे क्या हुआ है कि एक नए राष्ट्रपति बन करके आए हैं, और ये कौन बन के आए हैं, तो ये बन गए हैं आपके मसूद पेजेश्कियान। ठीक है, मसूद पेजेश्कियान जो कि ईरान के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, ईरान के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ये वही ईरान है जो भारत पर, अगर आपसे पूछता है भारतीय इतिहास में कि भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ईरान। भारत पे सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया था। ठीक है, ईरानी में डेमेट्रियस आता है और यूनानी में सिकंदर आता है, अलेक्जेंडर आता है। ठीक है, ईरान के बारे में बात करें तो ईरान को पहले फारस के नाम से भी जाना जाता था, फारस से भी पहले इसको पर्सिया के नाम से भी जाना जाता था। ईरान की जो राजधानी है क्या कहलाती है, तेहरान कहलाती है। ईरान में एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबाहार बंदरगाह, और ये किसका है, तो ये है आपका भारत का। किसका है, भारत का है। अगर और भी देखिए ईरान के बारे में, तो रिसेंट में ईरान जो है, रिसेंट में जो ईरान है ये क्या किया था, तो भारतीयों को वीजा मुक्त यात्रा करने के लिए ये छूट दिया है रिसेंट में ईरान। दूसरा और क्या किया है, तो अभी ईरान रिसेंट में इजराइल पे भी आपका हवाई हमला किया था, और इस वजह से बहुत चर्चा में भी रहा था। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख लो, जैसे ऑप्शन दे रहा है डीक सूफ,
ठीक है। ऑप्शन दे रहा है डिक सुफ्ट, इसका चर्चा हम लोग किए थे, ये कौन बने हैं, तो रिसेंट में इनकी नियुक्ति हुई है, और ये क्या बने हैं, तो नीदरलैंड के पीएम बने हैं। अगर देखें कीर स्टारमर, कल हम लोग चर्चा किए थे, ये कौन है, तो ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं, और किस पार्टी से बने हैं, लेबर पार्टी से बने हैं, और 400 पार इनका हो गया था इस बार। और अगर देखिए आसिफ अली जरदारी, तो ये कौन है, ये है पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति। चलिए एक सवाल आपके लिए, पाकिस्तान के पीएम कौन है, ये आप बताइएगा, पाकिस्तान के पीएम कौन है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, भारत के नए वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं। अभी रिसेंट में मोदी सरकार का मोदी 3.0 का क्या हुआ है, नया मंत्रिमंडल आया है। डेली अगर डिवीजन एक एक मंत्री का भी करते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है तो सारा याद भी हो जाएगा। जैसे कल हम लोग देखे थे स्वास्थ्य मंत्री के बारे में, और वो कौन थे, तो जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वित्त मंत्रालय के बारे में, तो वित्त मंत्रालय फिलहाल कौन संभाल रही है, तो निर्मला सीतारमन जी, ये आपका वित्त मंत्रालय संभाल रही है। और अब क्या ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है, तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से सवाल बनेगा। अगर बात करें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में, तो इंदिरा गांधी ऐसी महिला प्रधानमंत्री रही जो प्रधानमंत्री के साथ साथ अतिरिक्त कार्यभार के दौरान वित्त मंत्रालय भी संभाली थी और रक्षा मंत्रालय भी संभाली थी। वित्त मंत्रालय भी और रक्षा मंत्रालय भी, प्रॉपर वो नहीं बनी थी, बट वो प्रधानमंत्री के रूप में अतिरिक्त कार्यभार के रूप में काम कर रही थी। लेकिन निर्मला सीतारमन ऐसी महिला रही हैं जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी बनी है और रक्षा मंत्री भी बनी है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि निर्मला सीतारमन जो है वित्त मंत्री बनने से पहले क्या थी, तो ये आपके रक्षा मंत्री भी बनी थी। ठीक है, और अगर देखें कि रक्षा मंत्री कब बनी थी, तो 2017 में ये क्या बनी थी, रक्षा मंत्री बनी थी। उसके बाद फिर 2019 का जो मंत्रिमंडल बना था उसमें ये क्या बनी थी, तो वित्त मंत्री बनी थी। और अभी अगर 2024 का देखें तो फिर से इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, तो फिर से इनको मिला है वित्त मंत्रालय ही मिला है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। और इस बार सबसे खतरनाक रूप से जो पत्ता साफ हुआ वो किसका हुआ था, तो वो हुआ था स्मृति ईरानी जी का। बाकी इन दोनों के बारे में देखो, ये भी इस बार, इनको भी इस बार कोई मंत्रालय नहीं मिला। अनुराग ठाकुर जो आपको खेल मंत्रालय से रिलेटेड थे, इनको इस बार कोई मंत्रालय नहीं मिला। आप ये बताइएगा कि क्या अश्विनी वैष्णव जी बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, क्या इनको कोई मंत्रालय मिला है। इस बार तो खैर बहुत ज्यादा शुरुआत से ही चर्चा में आ गए थे, तो बताइएगा कि क्या इनको कोई मंत्रालय मिला है। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा पहली बार जीवाणु किसके द्वारा देखा गया था, तो बात हो रहा है बैक्टीरिया के बारे में, बात हो रहा है जीवाणु के बारे में। जीवाणु क्या है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब अविकसित सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और अगर प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता भी है तो अनडेवलप होता है, बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है। बात हो रहा है जीवाणु के बारे में, तो देखिएगा कि जीवाणु की जो खोज है ये किसने की थी, तो हॉलैंड का एक आदमी था। और कब किया था, तो 1683 में। 1683 में कहाँ का, तो हॉलैंड को ही क्या कहा जाता है आज के टाइम में, नीदरलैंड। हॉलैंड का एक वैज्ञानिक था एंटोनी वॉन लीवनहॉक, इसने जीवाणु के बारे में देखा, जीवाणु के बारे में बताया। लेकिन हाँ, आपको साइंस में हर जगह देखने को मिलेगा कि नाम कोई और रखता था, खोज कोई और करता था। तो इस चीज को देखिएगा आगे जाकर के 1829 में एक एहरेनबर्ग नाम का आदमी था। कौन से नाम का था, तो एहरेनबर्ग नामक जो आदमी था, इसने जीवाणु का क्या किया, नामाकरण किया। इसने जीवाणु का क्या किया, नामाकरण किया। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक ना। और जीवाणु क्या होता है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है, हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। जैसे आपका देखो एक दही जमाने के लिए जीवाणु का नाम आता है ना, लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है, उससे क्या होता है कि दूध से दही के निर्माण में उसका यूज होता है, और ऐसे बहुत सारे जीवाणु होते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये भी आप बता सकते हो, लुई पास्चराइजेशन का जो तरीका था ये किसने बताया था, लुई पास्चर। पास्चराइजेशन क्या होता है, तो दूध को गर्म, बहुत ज्यादा हीट दे करके उसको गर्म करना और फिर उसको तो सडनली ठंडा कर लेना, वही क्या होता है, पास्चराइजेशन होता है। और अगर देखें रॉबर्ट हुक के बारे में, तो इन्होंने सेल की खोज की थी, बट वो कैसा सेल था, डेड सेल था। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, देखो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये आपका संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है बट संवैधानिक नहीं है। अब आप बोलिए समझ ही नहीं आया, क्या बोलिए आप, संवैधानिक उसको कहते हैं ना जिसका चर्चा संविधान में किया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग पहले नहीं था, इसका स्थापना बाद में किया गया।
क्यों किया गया? क्योंकि जब महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ने लगा तब महिलाओं के रक्षा के लिए, महिलाओं की बातों को सुनने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी और कब की गई? तो 1990 के एक्ट के अनुसार 1990 में एक्ट आया कि महिलाओं के लिए आयोग बनाया जाएगा और फाइनली बना कब? तो ये बना आपका 1992 में, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किया गया। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपसे सवाल कर सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली थी कौन? जयंती पटनायक। पहली कौन थी? जयंती पटनायक। और अगर आपसे पूछता है कि अभी कौन है, प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में है आपकी रेखा शर्मा। प्रेजेंट में कौन है? तो प्रेजेंट में है आपके रेखा शर्मा। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस सत्र को संबोधित किया, वह कौन थी? देखो यहाँ पे दो तीन चीज आपको क्वेश्चन में बता दिया कि पहले तो 1890 में कोई एक महिला थी जो कांग्रेस को, कौन सा कांग्रेस? तो वही कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आजादी में या स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज्यादा एक्टिव रहा था। तो आपको पहले क्या बताया कि 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, मतलब कि पहली महिला ग्रेजुएट कौन थी वो भी पूछ रहा है, और पहली महिला कौन थी जिसने कांग्रेस को संबोधित किया था और कब किया था? 1890 में। तो जी हाँ, बात हो रहा है यहाँ पे देखिएगा कादम्बिनी गांगुली जी का। कादम्बिनी गांगुली ये भारत की पहली महिला ग्रेजुएट भी रही थी और ये पहली महिला थी जो 1890 में क्या की थी? तो कांग्रेस को संबोधित की थी। और कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कादम्बिनी गांगुली। याद रखिएगा। देखो अगर आपसे सवाल करता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी, कांग्रेस की पहली महिला, वो अलग हो गया, वो अध्यक्ष अलग हो गया और यहाँ पे संबोधन जो कर रही है ये अलग हो गया। सवाल वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष है ये कौन थी? तो देखिएगा ये जो आपका INC का 32 नंबर का जो अधिवेशन था और ये कब हो रहा था? 1917 में। और इस समय अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है, इनको माता बसंत भी कहा जाता है, भारत की नहीं थी। ये कौन थी? तो ये आयरलैंड की थी और इसलिए इनको आयरिश महिला भी कहा जाता है। ठीक है, ये आयरलैंड की थी। अगर आपसे सवाल करता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये बनी थी 8 साल बाद 1925 में। 8 साल बाद मतलब 40वें नंबर के अधिवेशन में। और कौन बनी थी? सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जो है ये क्या बनी थी? तो पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो याद रखिएगा, तीनों चीज याद रखिएगा कि संबोधन पहले कौन किया? कादम्बिनी गांगुली। अध्यक्ष पहली बार कौन बनी? एनी बेसेंट। भारतीय में पूछेगा तब क्या बताइएगा? सरोजनी नायडू। ठीक ना। ये जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था, 28 दिसंबर को हुआ था, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी थी? तो इनको लेकर के आज के समाज में, आज की सोसाइटी में बहुत ज्यादा विवाद होते रहता है। और ये लिखे कौन थे? तो ये वही व्यक्ति लिखे थे जिनके जयंती पे क्या हुआ था? नए वाले संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ था। 28 मई को हुआ था, 2023 को हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर जी के बारे में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। VD सावरकर ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? हिंदुत्व। और हिंदुत्व पूरा नाम ये था हिंदुत्व, हिंदू कौन है। इस पुस्तक की इन्होंने रचना की थी और ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी इनको आज के टाइम में किया जाता है। हिंदुत्व को लेकर के बहुत सारा इनका कुछ ऐसा विचार रहा था उस चीज को लेकर के। वैसे एक चीज और आप याद रखिएगा, अगर सवाल करता है कि हिंदुइज्म नामक पुस्तक कौन लिखा है, वो इससे अलग है। ठीक है, वो इससे पढ़े है। हिंदुइज्म ये भी एक बुक है और इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखा है नीरद सी
चौधरी नामक, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए बस एक जगह बता दिए, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? वीडी सावरकर जी के द्वारा। और वीडी सावरकर के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत गट्स दिखाया था, बहुत हिम्मत दिखाया था, किस बात को लेकर के? तो ये आपका ना क्या किए थे कि जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 में, जो भारत में विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने का हिम्मत कौन दिखाया था? वीडी सावरकर जी दिखाए थे। और उन्होंने बुक पब्लिश किया था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। और कब पब्लिश किया था? तो उस समय के सरकार, देखो सरकार के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और उस समय तो अपना सरकार था भी नहीं, अपना चुना हुआ सरकार था भी नहीं, अंग्रेज का सरकार था। और उसके खिलाफ इन्होंने बताया था कि हम आपके खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में ही कर चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात रही थी। बहुत सालों तक इनका लाइफ बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था, बहुत टाइम तक इन्होंने अपना जीवन सेलुलर जेल में भी बिताया था, और एक बहुत अच्छा खासा व्यक्तित्व रहे थे। कल वाले सेशन में देखो हम लोग श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदन लाल ढींगरा के बारे में कुछ खास देखेंगे, ठीक ना। तो चलो अपना 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस तरह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।